ये एक नया टॉप चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है सिमिलर काइंड ऑफ सेल का ग्रुप। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल, दैट मीन्स अगर मान लो कोई एक सेल है, इस शेप का सेल है, इस टाइप का सेल है, ये इंडिविजुअल क्या है? सेल है। लेकिन अगर इसको एक साथ कंसीडर करेंगे तो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ये टिश्यू। सिमिलरली सपोज करो कि कोई सेल इस शेप का सेल है, तो ये इंडिविजुअली क्या सेल है, लेकिन जब ये सबको एक साथ कलेक्ट करके बोलेंगे तो क्या कहलाएगा? ये टिश्यू। सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल। ओके, so tissue is a group of cells that are similar in structure and work together to perform a particular function. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि अभी एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सारे के आपस में इंडिविजुअली कैसे, लेकिन ये सब अगर एक साथ मिल जाएंगे और कोई एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, देन दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, अब देखते हैं टिश्यू। अब टिश्यू दो तरह का होता है। एक होता है जनरली जो प्लांट में पाया जाता है वो हो गया प्लांट टिश्यू, जो एनिमल में पाया जाएगा वो क्या जाएगा? प्लांट टिश्यू। तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में। अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू ठीक है, ये प्लांट टिश्यू जो होता है वो जनरली दो तरीके का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू। पहला क्या जाएगा? ग्रोइंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप जो बांटा गया वो बांटा गया उसके फंक्शन के आधार पे। ठीक है, पहला आ जाएगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू को बोला जाता है जिसके पास एबिलिटी होता है एक सेल से दूसरा सेल प्रोड्यूस करना, दूसरा से तीसरा, मतलब दैट मीन्स दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर टू फॉर्म अ न्यू सेल। वैसा टिश्यू या वैसा सेल जिसके पास एबिलिटी होता है फिर से कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का। ठीक है, सपोज करो कि अभी ये कोई सेल है या कोई टिश्यू है। ठीक है, अगर ये टिश्यू लॉस कर देगा अपना कैपेसिटी डिवाइड करने, फिर से ये दूसरा सेल आगे नहीं बना पाएगा। और अगर मान लो कि इसके पास कैपेसिटी है कि ये एक सेल है, एक टिश्यू है, यहाँ से डिवाइड करके वो अलग और सेल बनाया, फिर डिवाइड करके अगला सेल बनाया, फिर अगला सेल बनाया, तो वैसा सेल जिसके पास कैपेसिटी होता है फिर से डिवाइड करके नया सेल बनाने का, वो क्या कहलाएगा? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाएगा हमारा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब मेरिस्टेमेटिक किससे बनेंगे? जिसके पास एबिलिटी होता है डिवाइड करने का। दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या देगा कि प्लांट टिश्यू that have ability to divide further to produce new cell। ओके, वैसा सेल जिसके पास कैपेसिटी होता है फिर से डिवाइड करके नया सेल बनाने, क्या कहलाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर फर्दर क्लासिफाइड
into three parts. That means दूसरा क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर फाउंड, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are found, they are classified as, they are classified as, पहला क्या हो जाएगा हमारा, एपिकल मेरिस्टेम, क्या बन जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा कहलाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल में। ये तीनों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है वो बांटा गया है किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्या जाएगा, लोकेशन या रीजन वेयर दे आर फाउंड। प्लांट में, प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है उसके आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में बांटा गया। पहला क्या हो जाएगा हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या जाएगा इंटरकैलरी, और तीसरा क्या जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। हम आगे देखते हैं कि किस रीजन में कौन कौन सा मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, पहला था हमारा, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करा जाए। ठीक है, कुछ मेरिस्टेम जो है इस रीजन में पाया जाता है साइड में, और कुछ मेरिस्टेम इस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ मेरिस्टेम जो होता है वो एपिकल पार्ट में, टॉप पार्ट जहाँ होता है वहाँ पाया जाता है हमारा। ठीक है, जो टॉप पार्ट होता है, जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ पाया जाता है। और कुछ मेरिस्टेम जो है वो नोड के पास पाया जाता है। ठीक है, नोड, नोड जहाँ पे ब्रांच निकलता है, जहाँ से ब्रांच निकलता है या फिर स्टेम अराइज होता है, लीफ अराइज होता है, वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड का नोड कहलाता है। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, जैसे मान लो कि ये आ जाएगा कोस्टेम है, ये कोस्टेम है, इस स्टेम में ये नोड है, ये नोड है हमारा, ये क्या जाएगा नोड, ये भी क्या है नोड है। ठीक है, अब इस नोड रीजन से ही क्या करेगा, लीफ हमारा अराइज करता है। ठीक है, लीफ से लीफ अराइज करेगा, ब्रांचेज है यहाँ से स्टेम अराइज करेगा, स्टेम का ब्रांचेज अराइज होगा। ठीक, यही दोनों नोड के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड, क्या कहलाएगा हमारा इंटर नोड, इंटर नोड, इंटर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इस रीजन का जो टिश्यू था, यहाँ वाला पार्ट जो टिश्यू का है टॉप लेवल जो है एपेक्स पे, वो क्या कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद जो नोड रीजन में होता है, ठीक है, जो इंटरनोड, दो इंटरनोड के बीच में पाया जाता है, जैसे इस रीजन में क्या कहलाएगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो on the basis of the region where they are found, the merismatic tissue are further classified as apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं।
एपिकल मेरिस्टेम पहला आ जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है कि वैसा मेरिस्टेम जो अपर लेयर में, जो टॉप लेयर में पाया जाता है, टॉप रीजन में पाया जाता है, ठीक है। जैसे प्लांट का टिप हो गया, रूट का टिप हो गया, वहाँ पे क्या कहलाएगा वो हमारा, वहाँ कौन सा टिश्यू आ जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। सो इट इज प्रेजेंट, it is present at the growing tips, growing tips of stem and root, and increases the length of stem and root, ठीक है। जब ये टीप रीजन में पाया जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि ये जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ से इसका लेंथ को इंक्रीज करेगा, अगर स्टेम में तो स्टेम का लेंथ करेगा, रूट में रूट का स्टेम को इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये पाया जाता है नोड रीजन में। जैसे अभी बताए हम कि अगर कोई स्टेम है, स्टेम में ये क्या करता है, नोड रीजन है। ये क्या है, नोड रीजन, जहाँ से लीफ है, जहाँ से ब्रांचेज है, वो क्या करता है, नोड। तो इसी नोड रीजन में क्या पाया जाता है, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा ना, स्टेम को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। जैसे अभी ये इतना साइज का, अगर इसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो ये जब ये डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इसका साइज की इंक्रीज, दो इंटरनोड के बीच को लेंगे सबको इलोंगेट करेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये लोकेटेड होता है नियर द नोड। सो इट इज लोकेटेड नियर द नोड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एंड इट हेल्प इन elongation of what, stem, okay. And last one is the lateral meristem, lateral meristem, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ये स्टेम है हमारा, ठीक है, ये को स्टेम रहा, ये स्टेम का साइड रीजन है, ठीक है, ये स्टेम का साइड रीजन है। तो ये साइड रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है वही क्या कहलाएगा, हमारा लेटरल मेरिस्टेम। ये साइड वाला जो साइड में होता है क्या कहलाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा ना, उसको गर्थ को इंक्रीज, उसका जो मोटाई होता है किसी भी स्टेम का, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो लेटरल मेरिस्टेम क्या आ जाएगा हमारा, इट इज फाउंड along the side, along the sides of roots and stem, रूट और स्टेम के साइड में, साइड से वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। रूट स्टेम along the root and stem, and it is responsible for, and it is responsible for, and it is responsible for
द सेकेंडरी ग्रोथ, for the secondary growth. Responsible for the secondary growth that lead to that that lead to क्या हो जाएगा, that lead to increases the girth of, गर्थ मतलब क्या होता है, मोटाई, जो ये स्टेम होता है ना, स्टेम का मोटाई को क्या बोलते हैं, गर्थ होता है। इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम, गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला पार्ट देखते हैं टिश्यू का, क्या जाएगा नेक्स्ट पे निकालने जाकर। अब देखो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ना, लेटरल मेरिस्टेम, वो आगे जाके दो क्लास में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम कहलाता है। दूसरा आ जाता है कॉर्क कैम्बियम, दूसरा आ जाएगा कॉर्क कैम्बियम। दूसरा जो कहलाएगा हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम वास्कुलर कैम्बियम क्या करता है ना, ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है जाइलम एंड फ्लोएम को, जाइलम और फ्लोएम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और बनाता है प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम। सिमिलरली कॉर्क कैम्बियम जो होता है, जैसे वो कोई भी अगर कोई भी प्लांट का स्टेम है, ठीक है, स्टेम की लेयर में ये क्या करेगा ना, जो पुराना सेल होता है, पुराना सेल होता है वो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल जो होता है एपिडर्मिस जिसको रहता है, उस एपिडर्मिस सेल में देखो कॉर्क कैम्बियम क्या होता है कि जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो बाहर होता है एज ए बार्क के रूप में, एज ए बार्क जिसको हम लोग छाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड टू फॉर्म, डिवाइड टू बार्क ऑफ, बार्क ऑफ, ये डिवाइड करेगा और ट्री का क्या करेगा, बार्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पहला था मेस्मेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम लोग क्या पढ़े, प्लांट टिश्यू का जब बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो तरह का डिवाइड बांटा गया था। पहला क्या था, मेस्मेटिक टिश्यू, पहला क्या आया था, मेरिस्टेम, मेस्मेटिक टिश्यू, मेस्मेटिक टिश्यू था। दूसरा जो था वो हमारा क्या था, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेस्मेटिक टिश्यू वैसा टिश्यू को बोला गया था जिसके पास एबिलिटी होता है फिर से डिवाइड करके नया सेल बनाने का। ठीक है, और इसको बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ दियर लोकेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा था लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो उसके पास एबिलिटी लॉस हो जाता है, वो अपना एबिलिटी लॉस कर देता है फिर से डिवाइड करके नया सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो वैसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू।
ठीक, परमानेंट। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है देखते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड द फंक्शन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड डिफरेंट। जैसे मान लो कि कोई भी टिश्यू, ये कोई भी टिश्यू था यहाँ पे, ठीक है, कोई भी टिश्यू है अभी एक, अगर ये अपना एबिलिटी धीरे धीरे लॉस करते जाएगा डिवाइड करने का और एक परमानेंट शेप ले लेगा, सपोज करो एक परमानेंट शेप ले लिया, परमानेंट इसका साइज बन गया और एक परमानेंट फंक्शन को क्या कर अचीव कर लिया, देन दैट मेरिस्मेटिक टिश्यू गेट कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कुछ नहीं होता है, बस मेरिस्मेटिक टिश्यू अगर एबिलिटी लॉस कर देगा डिवाइड करने का और एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन को एक्वायर कर लेगा, तो उसी मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यू के बाद सो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, प्रोसेस ऑफ, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप, process of taking up a permanent shape, size and a function is called क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्लो, परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, पॉइंट वाइज करके देखते जाएंगे इसको। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, वैसा टिश्यू जो अपने एबिलिटी को लॉस करता है, दैट्स मीन दे लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड फर्दर, ठीक है, एंड दे अटेन द परमानेंट शेप, साइज एंड अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो टिश्यू हैव lost the capacity, lost the capacity to divide further, and they attain permanent shape, size and function are called permanent tissue, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मतलब वैसा मेस्मेटिक टिश्यू जिसमें डिफरेंशिएशन के द्वारा वो अपना कैपेसिटी को लॉस कर देता है, ताकि वो फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या करेगा, लॉस कर देगा, ठीक है, और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को अचीव कर लेगा, तो वैसा टिश्यू क्या कर लेगा हमारा, परमानेंट टिश्यू, ठीक। अब देखते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का कितने टाइप होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जनरली दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
अब एक एक करके हम डिटेल्स में देखेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग जनरली होमोजीनस टिश्यू भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, होमोजीनस होमोजीनस टिश्यू। ये क्या जाएगा, हेट्रोजन। अभी बताएंगे इसको क्यों बोलता है हेट्रोजीनस होमोजीनस, हेट्रोजीनस टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं करके। पहला क्या जाएगा हमारा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तो वैसे टिश्यू को बोलेंगे जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस हो जाता है और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन को एक्वायर कर लेता है। लेकिन उस परमानेंट टिश्यू में सिंपल किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि वो बना कितने तरह का सेल से। तो जो एक सिमिलर टाइप का सिंगल सेल से बना होगा, सिमिलर काइंड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, क्या कहलाएगा उसको, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो इट composed of similar types of cell that perform a common function, जो एक ही तरह का सेल से मिलके बना हो, एक ही तरह के ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हो। ठीक है, एक ही तरह के ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट। अगर जैसे मान लो कि अगर कोई ये सेल है, अब ये सब सेल है, इंडिविजुअली सेल है, और एक ही तरह का सेल के ग्रुप से मिलके अगर कोई टिश्यू बना हो, कोई एक ही तरह का सेल से, एक ही तरह के ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना, तो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। और ये इसके पास अगर कैपेसिटी होगा फिर से डिवाइड करने का, देन कॉल मैथमेटिक्स। जब यही मैथमेटिक्स अपना कैपेसिटी को लॉस कर देगा फिर से डिवाइड करना, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। अब परमानेंट टिश्यू में अगर एक ही तरह के ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना, क्या आ जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यहीं पे अगर मान लो कि एक और तरह का ग्रुप ऑफ सेल मिल जाता है, ये एक और ग्रुप ऑफ सेल है, और ये दोनों मिल के अगर कोई टिश्यू बनाता है और एबिलिटी लॉस कर देगा, तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो एक तरह का अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल से मिल के बना है तो कहलाएगा क्या, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। दूसरा क्या आ जाएगा, दे आर फॉर्म ड्यू टू, इसका क्या लिख सकते हैं, ये बनता कैसे हमारा परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट बना कैसे, तो दे आर फॉर्म ड्यू टू differentiation they are formed due to differentiation in मेस्मेटिक टिश्यू। मेस्मेटिक टिश्यू में जब डिफरेंशिएशन हो जाता है और वो अपना कैपेसिटी को लॉस कर देता है, तो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, अब अगला हेडिंग क्या आएगा हमारा, टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या आ जाएगा, इसके उसको बांटा गया है 3 पार्ट में। पहला आ जाएगा पेरेन्काइमा, दूसरा हो जाएगा कोलेनकाइमा, तीसरा आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया था, पेरेन्काइमा को फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक आता है क्लोरेन्काइमा,
और दूसरा हो जाएगा एरन कैमा, एरन कैमा। ठीक है, अब पहले एक एक करके डिटेल देगा, वहां पढ़ेंगे क्लोरीन कैमा क्या होता है और एरन कैमा क्या होता है। ठीक है, बाकी जिससे डिटेल्स हम लोग अपर क्लास में पढ़ेंगे। क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा पेरेंट कैमा टिश्यू। पहला आ जाएगा पेरेंट कैमा। पेरेंट कैमा, ठीक है। पेरेंट कैमा टिश्यू के बारे में अगर देखते हैं तो ये जनरली मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू होता है। पेरेंट कैमा जो होता है इट इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज मोस्ट, सबसे ज्यादा अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू पाया जाता है तो कौन सा होता है, पेरेंट कैमा होता है। ठीक है, ये जो होता है ये लिविंग होता है, ये जो होता है दे आर लिविंग, ये लिविंग नेचर का होता है। बाकी आप बाकी जो आएगा जैसे कॉलन कैमा हो गया वो भी लिविंग, और स्क्रीन कैमा क्या होता है हमारा नॉन लिविंग होता है। ठीक है, दे आर यूजुअली, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज होता है, दे आर लूजली अरेंज्ड, जिसके कारण क्या होता है कि दो सेल के बीच में स्पेस रह जाता है। दे आर लूजली अरेंज, जैसे कहने का मतलब एक यहाँ आ गया सेल आ गया, दूसरा टिश्यू यहाँ आ गया, तीसरा अगर ये रहा ये आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट हमारा खाली खाली पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन ये क्या है, दो सेल के बीच का स्पेस है, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये क्या आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस। तो लूजली अरेंज होने के कारण क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। दे हैव, दे हैव इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, दे आर जनरली स्टोर व्हाट, फूड को, ये क्या करता है जनरली फूड को स्टोर करता है। ठीक है, पेरेंट कैमा को हम अभी बताए, पेरेंट कैमा जो था उसको दो भाग में बांटा गया था। पहला जो था हमारा, पहला जो था वो पेरेंट कैमा था। पेरेंट कैमा को दो भाग में हम लोग क्या करते बांटते थे, ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टीज क्या आ जाएगा हमारा, पेरेंट कैमा, पेरेंट कैमा। पेरेंट कैमा क्या गया, दो भाग में बांटा गया। पहला था क्लोरेन कैमा, क्लोरेन कैमा, और दूसरा आ जाएगा एरेन कैमा, एरेन कैमा। ठीक है, क्लोरेन कैमा क्या होता है हमारा कि जो एरियल प्लांट, जो एक्वेटी है एरियल प्लांट होता है, मतलब जो एरियल प्लांट का पार्ट होता है, जैसे अर्थ के जो ऊपर रहता है। ठीक है, एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का जो एयर में है, वो क्या करेगा, क्लोरोफिल, वैसा पेरेंट कैमा जिसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वो कहलाएगा हमारा क्लोरेन कैमा। और जो पेरेंट कैमा का पार्ट वाटर में रहता है, एक्वेटिक पार्ट रहता है, एक्वेटिक पार्ट जो है प्लांट का, उसमें जो पेरेंट कैमा पाया जाएगा उसके पास क्या होता है, कैविटी होता है। वो हेल्प किसमें करेगा, फ्लोटिंग में करेगा। जैसे मान लेते हैं अभी ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है सपोज करते हैं, और ये एरियल पार्ट है मतलब एयर में है। ठीक है, तो इस एरियल पार्ट में क्या आ जाए, इस एरियल पार्ट का जो पेरेंट कैमा होगा उसमें क्या करेगा, उस पेरेंट कैमा जो एरियल पार्ट पेरेंट कैमा होगा उसमें क्या होगा, कहीं कहीं क्या करेगा, क्लोरोफिल कंटेन करेगा। क्या करेगा, क्लोरोफिल। और वो किस में हेल्प करेगा, हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल, और हेल्प किस में करेगा, फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर जो कोई प्लांट है सपोज करें और वो एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक प्लांट में क्या है, कोई प्लांट है और कहाँ एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक रीजन में जो एक्वेटिक रीजन में पैरेन्काइमा होगा, जो एक्वेटिक रीजन में पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये एक्वेटिक रीजन का क्या है, पैरेन्काइमा। इस एक्वेटिक रीजन के पैरेन्काइमा के पास क्या होगा, हमारा एयर, पैरेन्काइमा क्या होगा, एयर कैविटी होगा, क्या होगा हमारा एयर कैविटी होगा, ठीक है, एयर कैविटी होगा। ये एयर कैविटी कारण क्या करेगा, ये हमेशा वाटर में फ्लोट करते रहेगा, फ्लोटिंग में हेल्प करता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन का मार्क क्या आ जाएगा हमारा, इट कंटेन chlorophyll, it contain chlorophyll and perform what, photosynthesis, परफॉर्म क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिमिलर अगर देखेंगे एरेनकामा के बारे में, ये एरेनकामा क्या आता है, इन एक्वेटिक प्लांट, in aquatic plants large air cavity, large air cavity large air cavities are present which help in प्लॉटिंग, किस में हेल्प करेगा, हमारा प्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू को फर्दर क्या किया गया, दो भाग बांटा गया, एक था हमारा क्लोरेन्काइमा, दूसरा क्या था, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या आता है कि वैसा पैरेन्काइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करता हो और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्या कहलाएगा, क्लोरेन्काइमा। और वैसा पैरेन्काइमा जिसके पास एयर कैविटी होगा, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, एयर कैविटी रहने का कारण क्या होगा, उसका जो डेंसिटी हो जाएगा वो कम हो जाएगा और फाइनली क्या करेगा, फ्लोट करते रहेगा। सो पैरेन्काइमा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वैसा पैरेन्काइमा को बोलेंगे जिसके पास क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। सिमिलरली एरेन्काइमा वैसा पैरेन्काइमा को बोलेंगे जिसके पास एयर कैविटी होगा, एयर कैविटी के कारण क्या होगा, उसका डेंसिटी घट जाएगा और कॉन्स्टेंटली वो स्विमिंग में हेल्प करेगा, फ्लोटिंग करने में हेल्प करेगा हमारा, ठीक है।